वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिनको जिनको वर्क परमिट मिल गया है और जिनका जिनका वीज़ा आ गया है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि उनका वर्क परमिट आ गया है। और आज भी कुछ लोगों का कमेंट्स आया, मैंने ऊपर से ही चेक किया है, बहुत सारे लोगों को वर्क परमिट मिल गया है। तो उन सभी लोगों को मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है वो भी मैं बात करूंगी आज के वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तो जिनका जिनका वीज़ा रिजेक्ट होता है, तो आपको पता है कि रिजेक्शन का मतलब कारण क्या होता है। पहले तो आप उस कारण को ढूंढिए कि आखिर रिजेक्ट होने का कारण क्या है। तो रिजेक्ट होने का कारण जो है, मैं आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ ऐसे क्वेश्चन कि जिसका आंसर दे करके आप अपना वीज़ा ले सकते हैं, मतलब आप रिजेक्ट नहीं होंगे। तो अगर आपका रिजेक्शन इस वजह से हुआ है तो शायद आपके सवालों का जवाब इस वीडियो से आपको मिल जाएगा कि रिजेक्ट होने का शायद ये भी एक कारण हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे इंटरव्यू के क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर भी बताऊंगी जिसको आप देने के बाद आपका 100% वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा और आपको मिल जाएगा वीज़ा। तो कारण जो है वो आप इस वीडियो से ढूंढ सकते हैं कि शायद आपका इंटरव्यू हुआ हो और आपने उसका आंसर गलत दिया हो, या आपने जो हो मतलब जो आंसर दिया है वो कॉन्फिडेंटली नहीं दिया है। कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि कॉन्सुलेट ऑफिसर जो है बहुत अच्छे से आपको मतलब उस तरीके से देखते हैं जिससे उनको पता लग जाता है कि ये एम्प्लॉय जो है हमारे देश में जा करके कुछ अच्छा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या हमारे देश की इकोनॉमी को खराब करेगा, या जो भी है, जो भी उनके दिमाग में चलता है। तो ये सब जो रीजन होते हैं ना, ये सब बहुत मैटर करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन और विथ आंसर आपको बताऊंगी जिसको आप अच्छे से घर में प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा, ताकि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएं उसका आंसर आप सही सही बता सकें। तो चलिए, सबसे पहले मैं क्वेश्चन और उसके साथ साथ आंसर बता देती हूँ। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आपके इंटरव्यू से रिलेटेड है, आपके वीज़ा से रिलेटेड है, जो कि बहुत मैटर करता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस को रेडी करके रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊं और आप तक ये पहुंच जाए अच्छे तरीके से, कुछ भी छूट ना जाए और आप इसको अच्छे से कंप्लीट करके आप इंटरव्यू में जाएं जब, तो इसका आंसर दे सकें। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये मोस्टली हर किसी से पूछा जाता है। व्हाई डू यू वांट टू गो टू पोलैंड? आप पोलैंड क्यों जाना चाहते हैं? तो इसका आंसर आप देंगे, आई वॉन्ट टू गो टू पोलैंड टू वर्क because I have a valid work permit. I will be able to learn new things. I will gain work experience as well as earn good amount of money to support my family uh, back in my country. इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हैं, आई एम ऑल्सो फैसिनेटेड बाय यूरोपियन कल्चर, ट्रेडिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सो दैट्स वाई आई वॉन्ट टू गो टू work in Poland, and I want to go to work in Poland. So now I have very good opportunity, so I want to go to uh, uh, do it and I want to grab it. इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप चाहें तो इसको लर्न कर सकते हैं, जो मैं बता रही हूँ इसका आंसर सेम है, सभी को यही आंसर देना चाहिए। लेकिन और भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको आपके वर्क परमिट के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। तो आई होप इसका आंसर आप समझ गए होंगे किस तरह से देना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2। तो अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग कि आपको कौन सी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है, व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंपनी। तो आपको यहाँ पर आंसर देना है, द नेम ऑफ द कंपनी दैट स्पॉन्सर मी XYZ। आपको XYZ नहीं बोलना है, जो आपके कंपनी का नाम है उसको आपको बताना है, द नेम ऑफ द कंपनी दैट स्पॉन्सर मी XYZ। इस तरह से आपको आंसर देना है। तो आपको जो कंपनी से ऑफर लेटर आया है, उस ऑफर लेटर में क्या क्या मेंशन किया गया है उसको आपको केयरफुली रीड करना है कि उसमें कंपनी का नाम क्या है, आपको कितनी सैलरी मिल रही है, आप कितने घंटे वहाँ काम करेंगे,
और क्या क्या बेनिफिट्स हैं, ये सब चीजें आपको ऑफर लेटर में दी गई होती हैं। और इसको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये ऑफर लेटर जब आपके कॉन्सुलेट ऑफिसर के पास जाएगा तो वो लोग उसको चेक करेंगे, और चेक करने के बाद उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन करेंगे जिसका आपको आंसर देना है। अगर मान लीजिए आप वर्क परमिट रीड करके नहीं जाते हैं और उसके बाद आपको कुछ पता नहीं होता है और फिर से उसी से क्वेश्चन आपको जो ऑफिसर है वो पूछता है, लेकिन आपको पता नहीं होता है, तो कैसे वो आपको सेलेक्ट करेंगे, ये आपने कभी सोचा नहीं होगा। बट आप इसको सोच लीजिए, जो भी आपके पास वर्क परमिट या ऑफर लेटर जो भी आता है उसको आपको केयरफुली रीड करना है कि आप कौन सी कंपनी में जा रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, कितनी सैलरी है, ये सब कुछ मेंशन रहता है उसमें, तो आपको उसको पढ़ना है। तो थर्ड क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज योर जॉब टाइटल एंड व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मीन्स आपका जॉब टाइटल क्या है और उसमें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो इसका आंसर आप देंगे कि आई विल बी वर्किंग एज अ पैकिंग वर्कर। जैसे मान लीजिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि अगर आप पैकिंग वर्किंग में काम करने जा रहे हैं तो आप पैकिंग वर्कर बताइए। आप जैसे और भी कोई वर्क करने जा रहे हैं, जैसे मशीन ऑपरेटर का काम करने जा रहे हैं, तो वो मशीन ऑपरेटिंग के बारे में आपको बताना है कि आई विल बी वर्किंग एज अ मशीन ऑपरेटिंग। तो इस तरह से आपको बताना है, जो भी आपके वर्क परमिट में मेंशन होगा सिर्फ उसी को ही आपको बताना है और कुछ नहीं बताना। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग में जा रहे हैं, वो मेंशन है आपके वर्क परमिट पर, तो उसको आपको बताना है। कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करने जा रहे हैं तो वही आपको बताना है, जो भी मेंशन किया गया है सिर्फ आपको वही। तो अब इसमें जो जॉब टाइटल पूछा गया उसमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपसे पूछी गई है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जैसे मान लीजिए मैंने बताया कि पैकिंग वर्कर का काम है, तो इसमें जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, तो आपको कोई सामान भी पैकिंग करना होगा, तो इसके लिए आप बोलेंगे आई एम गोइंग टू डू वर्क फॉर माई पैकिंग वर्क। आई हैव टू पैक अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक चिकन पैकिंग, फूड पैकिंग, वेजिटेबल पैकिंग। जो भी टाइटल है आपका, जो भी लिखा है, जो भी आपका काम है, सिर्फ आपको इसी तरह से आपको अपने वे में आंसर देना है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिल सकती है जो आपके वर्क परमिट में मेंशन है। ऐसा नहीं है कि जो मेंशन नहीं है वो आप बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए जो वर्क परमिट पे जो मेंशन किया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसी के बारे में आपको बताना। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आता है, हाउ मच इज योर सैलरी। जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको वर्क परमिट से रिलेटेड पूछा जाएगा। मैं बार बार इसी को बोल रही हूँ क्योंकि आपको समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ मच इज योर सैलरी। तो जो भी आपकी सैलरी उसमें मेंशन की गई है वर्क परमिट पर, जैसे कि मैंने मिनिमम वेज के बारे में बताया था कि जैसे मान लीजिए आप लेटेस्ट वर्क परमिट अप्लाई किए तो उसमें आपका मिनिमम वेज लिखा होगा। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया है जिसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि आपका मिनिमम वेज क्या होना चाहिए। तो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको आंसर बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन का आंसर कि हाउ मच इज योर सैलरी जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें आप बताएंगे आई विल बी गेटिंग अराउंड 3000 PLN। ये मैं खुद से बता रही हूँ, आपका जो उसमें मिनिमम वेज होगा वो आप बताइएगा। तो आपको सारा क्वेश्चन का आंसर सिंपल वे में देना है, जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही आपको बताना है। तो इस सैलरी में आपको पर आवर भी सैलरी होती है, जो कि एज अ ग्रॉस सैलरी उसको बोली जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग भी वो लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू पर आवर हाउ मच इज योर सैलरी, हाउ मच योर सैलरी, इस तरह से वो पूछ सकते हैं। तो आप इसका आंसर बताएंगे, जो भी आपका पर आवर बनता होगा उस हिसाब से आप इसको बता देंगे कि लाइक 17 जोलोटी या फिर 20 जोलोटी, या फिर जो भी आपका टोटल मिनिमम वेज जो लिखा है उसके अकॉर्डिंग आप मतलब बना करके आप उसको बताएंगे कि पर आवर आपकी सैलरी उसमें कितनी बनेगी। तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, 12 ज़लोटी पर आवर एज द नेट सैलरी एंड 17 ज़लोटी पर आवर एज द ग्रॉस सैलरी। इस तरह से भी आप बोल सकते हैं, जो भी आपका मिनिमम वेज होगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर देना है। तो अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी आवर्स विल यू वर्क इन अ वीक। तो इसका आंसर आप देंगे, आई विल वर्क 40 आवर्स पर वीक अकॉर्डिंग टू माई ऑफर लेटर। जो भी आपके ऑफर लेटर पर लिखा है कि आपको पर वीक कितना काम करना है, तो पर वीक में आपको लगभग 40 आवर्स हो जाते हैं काम करने के लिए, क्योंकि जो वर्किंग टाइम होता है वो मॉर्निंग 8 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होता है। ये फिक्स होता है टाइमिंग, इस वजह से ये 40 आवर पर वीक हो जाता है। तो इसी तरह से आपको आंसर देना है। और ज्यादातर ऑफर लेटर पर जो है 40 घंटे ही लिखे होते हैं काम करने का। वर्किंग आवर जो टाइम होता है ज्यादातर ऑफर लेटर पर लिखा होता है कि 40 आवर्स तक आपको काम करना है पर वीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेयर इज योर कंपनी लोकेटेड, आपकी कंपनी कहाँ पर है, मतलब पोलैंड के किस सिटी में है, कौन से स्ट्रीट में है, कौन से टाउन में है या स्टेट में है। जहां भी आपकी कंपनी लोकेटेड है सब कुछ मेंशन आपके वर्क परमिट में है, लेकिन जब तक आप उसको केयरफुली रीड नहीं करेंगे, आप ये बताइए कि आप उसका आंसर कैसे देंगे वहां पर एम्बेसी में। तो आपको उसको इसीलिए पढ़कर जाना है ताकि इन सब चीजों का, इन सब बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आपको जानना चाहिए, जो आपके लिए है। तो इन सब क्वेश्चंस को जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं, जो भी आपका वर्क परमिट का में मेंशन किया गया उसको आप पढ़ के जब तक नहीं जाएंगे, कैसे आप बताएंगे कि आपकी कंपनी जो है कहाँ लोकेटेड है। तो इसका आंसर आपको देना है कि द कंपनी इज लोकेटेड एट, वहां पर आपको स्ट्रीट नेम बताना है, म्यूनिसिपैलिटी नेम बताना है, मतलब कौन सी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर आता है, सिटी में कौन सी सिटी में है। बस यही आपको बताना है कि आपकी आपकी कंपनी जो है किस जगह पर है, सिर्फ आपको वो जगह का नाम बताना है, स्ट्रीट नेम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि वेयर इज योर अकोमोडेशन, आपका मतलब आप कहाँ रहेंगे, आपका एकोमोडेशन क्या है। तो आप उसको ऐसे बोल सकते हैं, माई अकोमोडेशन इज बिल्डिंग नेम एक्स वाई जेड, जो भी आपका बिल्डिंग नेम है उसको आपको बताना है। और कंपनी जो है, कंपनी का एड्रेस बताना है कि आपका एकोमोडेशन का है। बहुत से लोगों को एकोमोडेशन कंपनी के अंदर ही मिल जाता है, और बहुत से लोगों को कंपनी अकोमोडेशन के साथ फूड भी प्रोवाइड करती है। तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि माई अकोमोडेशन एंड फूड प्रोवाइडेड बाय माई कंपनी। इस तरह से आप उनको आंसर दे सकते हैं। तो बहुत सारी कंपनी आपको अकोमोडेशन के साथ फूड देती है, बहुत सी कंपनी अकोमोडेशन के साथ फूड नहीं देती है। अगर देती है तो आप उसको ऐसे ही बोलेंगे कि माय कंपनी विल प्रोवाइड मी अकोमोडेशन एंड फूड एज वेल। और अगर नहीं देती है और आपको पे करना है, तो बोले क्वेश्चन पूछते हैं कि हु विल पे फॉर योर फूड, तो उसको आपको ऐसे आंसर देना है कि आई विल पे फॉर माई फूड, माई ओन फूड। तो बहुत सी कंपनी अकोमोडेशन के साथ साथ फूड देती भी है और नहीं भी देती है, ये आपके वर्क परमिट पर मेंशन होगा। और फूड के बारे में अगर मेंशन नहीं है तो आप उसके बारे में आप अपने एजेंट से पूछ सकते हैं, वो आपको बताएगा कि अकोमोडेशन के साथ आपको फूड भी प्रोवाइड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो एकोमोडेशन और फूड के साथ साथ ये भी क्वेश्चन वो लोग पूछ सकते हैं कि हु विल पे फॉर योर एकोमोडेशन, आपके एकोमोडेशन जहाँ रहने की जगह है उसका पेमेंट कौन करेगा। तो आप इसका आंसर दे सकते हैं द कंपनी विल पे फॉर माई अकोमोडेशन। और ज्यादातर कंपनीज में अकोमोडेशन जो होता है ना ऑलमोस्ट फ्री होता है। तो लेकिन बाय चांस अगर वो लोग पूछ देते हैं तो आपको इसका आंसर ऐसे ही देना है कि द कंपनी विल पे फॉर माई अकोमोडेशन। अब मान लीजिए कि आपके रहने की जगह और कंपनी दूर है, तो इससे रिलेटेड जैसे आप उनको आंसर देते हैं, जिस तरह से भी आप आंसर देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो लोग क्वेश्चन जो है इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि अगर दोनों अलग अलग हैं, कंपनी अलग है, अकोमोडेशन आपका अलग है, तो इस वजह से ये लोग ये क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं, हाउ फार इज द कंपनी फ्रॉम योर अकोमोडेशन। इस तरह से वो लोग पूछ सकते हैं कि आपकी जो कंपनी है आपके रहने वाली जगह से कितनी दूर है। तो आप इसको आंसर ऐसे बताइएगा, द कंपनी इज 1 किलोमीटर फार फ्रॉम माई अकोमोडेशन। इस तरह से आप बता सकते हैं, उनको एक्सप्लेन करके बताइएगा आप, तो उनको पता चल जाएगा। जैसे स्ट्रीट नेम, बिल्डिंग नेम बताएंगे अकोमोडेशन का और बिल्डिंग कंपनी का, तो इस तरह से बताएंगे। तो एक मतलब मैंने एक अंदाजे से बताया कि 1 किलोमीटर पे है, 2 किलोमीटर पे है, 3 किलोमीटर पे, जो भी आपका डिस्टेंस होगा उस तरह से आपको डिस्टेंस बता देना है। जो भी बात है ऑनेस्टली आपको वहां पर बताना है, एक्सप्लेन करना है। ऐसा नहीं है कि झूठ बोलना है, तो झूठ नहीं बोलना है। और सारे क्वेश्चन का आंसर जो है आपको इंग्लिश में ही देना है, ना कि अपने लैंग्वेज में देना है, क्योंकि उन लोगों को इंग्लिश भी बहुत मुश्किल से समझ में आती है। तो इस वजह से आपको आंसर जो है इंग्लिश में ही देना है, ना कि अदर लैंग्वेज में। आप उसकी तैयारी करके जाइए। तो इसी वजह से ये सब क्वेश्चन जो है होते हैं इंटरव्यूज के, उनको तैयारी, हर जगह इंटरव्यू के क्वेश्चंस को इंग्लिश में ही पूछा जाता है। तो इस वजह से मैं आपको फिर से बता रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चंस को रीड करके, तैयारी करके, वर्क परमिट को अच्छे से पढ़ करके ही अगर आप जाएंगे, तो उनके क्वेश्चन का आंसर जो है आप इजिली आप दे सकते हैं, ऑनेस्टली दे सकते हैं, कॉन्फिडेंटली भी दे सकते हैं। तो ये वर्क परमिट से रिलेटेड क्वेश्चन जो वो लोग पूछते हैं, उसमें एक क्वेश्चन ये भी आता है कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ योर वर्क कॉन्ट्रैक्ट। आपका जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है कितने समय तक का है। अगर आपका 1 साल का है तो आप 1 साल बताइएगा, 2 साल का है तो 2 साल,
3 इयर्स का है तो 3 इयर्स बताइएगा। तो इसको आप आंसर में ऐसे देंगे, द ड्यूरेशन ऑफ माई वर्क कॉन्ट्रैक्ट इज 1 ईयर्स ओनली। या 2 इयर्स का है तो 2 इयर्स ओनली, यहाँ पर 3 इयर्स है तो 3 इयर्स ओनली। ऐसे करके आपको बताना है, सिंपली क्वेश्चन का आंसर देना है। और ज्यादातर वर्क कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं ऑलमोस्ट 1 ईयर के ही होते हैं। ये सभी वर्क परमिट पर लिखा होता है, किसी किसी का 2 या किसी किसी का 3 साल का होता है, लेकिन ऑलमोस्ट ये 1 ईयर का ही होता है। आपको जैसे 1 ईयर का वर्क कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है तो आप उसको वहां पर अगर मिल जाता है तो आप कीजिए, बाद में आप उसको रिन्यू करा सकते हैं 2nd ईयर में। बट आपको यहाँ पर जो इंटरव्यू में जो आंसर देने हैं वो सिर्फ उतना ही देना है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट पे, जो आपके वर्क परमिट पर मेंशन किया गया है। उसके बाद आपको जो करना करिए, सिर्फ आपका काम है वहां पर जो कॉन्सुलेट ऑफिसर है उसका कॉन्फिडेंट जो है जीतना। इससे ज्यादा काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू रिन्यू योर वर्क परमिट। तो जैसा कि मैंने क्वेश्चन बताया था कि जो भी आपको वर्क परमिट पर आपको काम दिया गया है करने के लिए, जिसको आपको करना है, तो उससे रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हैव यू वर्कड इन द सेम फील्ड बिफोर। क्यों, मतलब कि आप जो पैकिंग वर्क का काम कर रहे हैं, एज ए एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, इससे रिलेटेड आपने पहले भी कोई काम किया है, ऐसे भी वो लोग पूछ सकते हैं उस टाइम पे। तो अगर आपने किया है तो आप यस में जवाब दीजिए, अगर नहीं किया है तो नो करके दीजिए। अगर आपने किया है तो आप कहेंगे यस आई हैव। तो और नहीं भी किया है तो भी आप बता सकते हैं नो। तो इसको अगर जब आप करते हैं तो आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, आई हैव 2 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेम फील्ड। मतलब इसी फील्ड में अगर आपने 2 साल तक का और काम किया है तो आप इसको बता सकते हैं। और भी जो आपका अनदर एक्सपीरियंस है वो भी आप उनको दिखा सकते हैं बाय पेपर। तो इससे वो समझ जाएंगे और आप बता सकते हैं। उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि मैंने इस फील्ड में और भी काम किया है जिसका मुझे एक्सपीरियंस है। नहीं भी किया है तो आई डिडंट डू वर्क इन द सेम फील्ड, बट आई डिड अनदर जॉब 3 इयर्स। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको वहां पर बताना है, जो भी मेंशन किया गया है वो आपको बताना है, उसी के अकॉर्डिंग बताना है। लेकिन आपको झूठ नहीं बोलना है, सब कुछ क्लियर आपको वहां पर करना है। तो अब जो मैं क्वेश्चन आपको एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, यही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आंसर जो है बहुत सारे लोग गलत देते हैं और जिसकी वजह से उनका वीजा रिजेक्ट हो जाता है। और वो सामने वाले का मतलब कॉन्सुलेट ऑफिसर के दिमाग में एक सस्पेक्ट छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से उनका वीजा जो है रिजेक्ट हो जाता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप पढ़ने जा रही हूँ, बताने जा रही हूँ, इसको आप ध्यान से सुनिए। वो लोग आपसे ये क्वेश्चन जरूर करेंगे कि व्हाट विल यू डू आफ्टर योर कॉन्ट्रैक्ट इज फिनिश्ड। आपका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा उसके बाद आप क्या करेंगे। उनके दिमाग में यही रहता है कि अगर इनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाए तो ये वापस अपने बैक होम चला जाए। तो इसका आंसर सिर्फ आपको यही देना है कि आई विल रिटर्न बैक टू माई होम कंट्री आफ्टर माई कॉन्ट्रैक्ट फिनिश्ड। आई विल start my own business and grow it with my experience I will learn from Poland। तो आपको सिर्फ ऐसे ही आंसर देना है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा आप अपने होम कंट्री वापस आ जाएंगे। ये दिमाग में आपको उनके ये फिट करना है कि जैसे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है आप अपने होम कंट्री वापस आ जाएंगे। ये नहीं बताना है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाएगा तो मैं और वहां रहना चाहूंगा, मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट और रिन्यू कराऊंगा। कुछ भी बताने की ये सब जरूरत नहीं है। एक बार आप अपना वीजा पहले कंफर्म करवा लीजिए, उसके बाद आपको जाने के बाद जो करना है, रिन्यू कराना है, आपको जिंदगी भर बिताना, लाइफ टाइम तक वहां रहना है तो बिल्कुल रहिए। बट यहाँ पर जो आपका फर्स्ट स्टेप है इसको आपको क्रॉस करने के लिए आपको उनका विश्वास जीतना बहुत जरूरी है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपको इतना ही देना है कि जब आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो जाता है आप अपने बैक होम कंट्री आप आ जाएंगे। अगर वो लोग आपके सामने ये बोलते हैं कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, सामने से आपके बोल रहे हैं फेस टू फेस रिजेक्ट कर दिया जाएगा, तो आप क्या करेंगे। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मन में एक डर या फिर मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप उनको कॉन्फिडेंटली बोलिए कि मैं फिर से रीअप्लाई करूंगा, मैं रीजन देखूंगा कि मेरे अंदर क्या कमी है, मैं फिर से रीअप्लाई करूंगा। सब कुछ आपको इंग्लिश में ही बोलना है। मुझे अपने मतलब आवेदन पर, मुझे अपने काम पर भरोसा है, तो मैं फिर से रीअप्लाई करूंगा और फिर से ट्राई करूंगा। तो ऑनेस्टली आपको इंटरव्यू देना है, कॉन्फिडेंटली देना है। वो ये नहीं जानना चाहते हैं कि अगर मैं रिजेक्ट कर दूंगा तो ये क्या कर लेगा मेरा या कुछ भी, ऐसा नहीं है। आपको अपना कॉन्फिडेंस दिखाना है
यही वो लोग चाहते हैं कि इस बंदे के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, ये क्या कर सकता है हमारी कंट्री में। यही सब वो लोग चेक करते हैं और देखते हैं। छोटी छोटी जो चीजें होती है ना, वो बहुत मायने रखती हैं। तो इतने क्वेश्चंस को आपको अच्छे से तैयार करना है, अपने लैंग्वेज में बोलना है, कॉन्फिडेंटली बोलना है, ऑनेस्टली बोलना है, कुछ भी झूठ नहीं बोलना है। जब भी आप इंटरव्यू देने जाएं, आपको अपने वर्क परमिट को बहुत अच्छे से रीड करना है कि कौन सी कंपनी है, कहाँ लोकेटेड है, कितनी सैलरी है, आपका आपको फूड प्रोवाइड, आपका ट्रैवल एक्सपेंस जो भी है उसमें लिखा हुआ, आपका वर्क ड्यूरेशन कितना है, ये सब कुछ जो है आपके माइंड में फिक्स होना चाहिए। क्योंकि इसी से रिलेटेड वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे और ये देखेंगे कि आप उनका आंसर कितना दे पा रहे हैं सही तरीके से। यही सब देखा जाता है। अब ये क्वेश्चन जो है वर्क वीजा वालों के लिए भी है, स्टडी वीजा वालों के लिए भी है। क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है कि सबके लिए क्वेश्चंस को अलग अलग तैयार किया जाएगा। ये सभी के लिए सेम क्वेश्चन होता है। कुछ लोगों से पूरे पूछ लिए जाते हैं, कुछ लोगों से कम पूछे जाते हैं, फर्क सिर्फ इतना है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट में बताया है कि आपका अगर वर्क कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, फिनिश हो जाता है, तो आप क्या करेंगे। तो आपको यही आंसर देना है कि आप अपने होम कंट्री वापस बैक हो जाएंगे। यही आपको आंसर देना है। ये चीजें आपको अपने मन में रखनी है कि आप आगे क्या करेंगे। वो तो आपको जाने के बाद पता चलेगा कि आपको वहां रहना है या नहीं रहना है। बट सामने से आपको ऑनेस्टली कॉन्फिडेंटली यही आंसर देना है कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो फिनिश होने के बाद आप बैक टू होम हो जाएंगे। तो इन सब बातों का आप ध्यान रख के ही आप इंटरव्यू देने जाइएगा। कुछ ऐसे टिप्स हैं जो मैं बता रही हूँ कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाइए तो जो आपका पहला इंप्रेशन होता है ना, वो लास्ट इंप्रेशन होता है। तो आपको कायदे से ड्रेसअप हो करके जाना है, बाल वगैरह कायदे से करके जानी है। ऐसा नहीं कि जैसे हम घर में रहते हैं वैसे ही चले गए इंटरव्यू देने। फॉर्मल होकर के आपको जाना है, कोई टिप टॉप में नहीं जाना है। नॉर्मल जैसे आप रहते हैं वैसे रहिए, स्माइल कीजिए, आपको बेवजह फालतू नहीं बोलना है। इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। शूज वगैरह भी आपको कायदे से पहन के जानी है। तो फॉर्मल जो होता है, क्योंकि आप एक एम्बेसी के अंदर जा रहे हैं, कॉन्सुलेट ऑफिसर आपसे इंटरव्यू लेगा, तो इस वजह से आपको फॉर्मल होकर के जाना है। तो इन सब छोटी छोटी टिप्स जो होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बहुत काम की होती हैं। और यही सब चीजें मायने रखती हैं। और बिल्कुल आपको आंसर देते वक्त घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंटली बोलिए, घबराइए मत। और सोचिए भी मत। जो भी है खुलकर बोलिए, ओपनली बोलिए, ऑनेस्टली बोलिए, झूठ बिल्कुल मत बोलिएगा, नहीं तो इसी से आप पकड़े जाएंगे। दूसरी टिप्स ये है कि जब भी आप जाइए इंटरव्यू देने, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के ओरिजिनल ओरिजिनल के साथ साथ उसका जेरोक्स कॉपी, फोटो कॉपी प्लस फोटो, ये सब लेकर के आप जाइएगा। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ ओरिजिनल लेकर के गए, आप ओरिजिनल के साथ साथ फोटो कॉपी का भी एक कवर लेटर, एक फाइल बना करके आप ले जाइए प्रॉपर तरीके से। और जो भी चीजें, जो भी आपसे पेपर मांगा जाए आप उनको दीजिए और सबमिट कर दीजिए। और आंसर को आप प्रॉपर तरीके से जैसा मैंने बताया है उसको आप फॉलो कीजिएगा, तो आपका वीजा रिजेक्ट नहीं होगा। ये 100% जो है, ये मेरी गारंटी है, पक्का है जो है, ये आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपके आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जिनका जिनका वीजा रिजेक्ट हुआ है, आप याद कीजिए कि किस वजह से हुआ होगा आपका वीजा रिजेक्ट। तो अब वीजा रिजेक्ट ना हो तो इन सब टिप्स को आप फॉलो करके जाइएगा। और सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं, एक बार आप अपने ऑफर लेटर में चेक कर लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आपको उसी से रिलेटेड पूछे जाएंगे। बस आपको इसी की तैयारी करनी है और आपको कुछ नहीं करना है। तो इतनी तैयारी करके आप जाइए, आपको आपका वीजा मिल जाएगा। और ये इस वीडियो से मुझे लगता है कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे और ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो वीडियो अच्छी लगेगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। और भी आपको कोई जानकारी, कोई नॉलेज चाहिए तो मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो लेकर के आऊँगी। ये इंटरव्यू के जो क्वेश्चन है, मुझे बहुत से लोगों ने कमेंट किया था कि इंटरव्यू होते हैं क्या। तो किसी किसी का इंटरव्यू होता है, किसी किसी का इंटरव्यू नहीं भी होता है। ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू मस्ट है, ऐसा नहीं है। कभी कभी होता है इंटरव्यू, कभी कभी नहीं भी होता है, सभी के लिए नहीं है ये। बाय लक किसी का इंटरव्यू नहीं होता, हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ था, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू वो लोग ले लेते हैं। और ये जो इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं ये सभी के लिए हैं, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सभी लोगों के लिए ये कॉमन क्वेश्चंस जो हैं वो उन्हीं के वर्क परमिट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। बस इतने आपको माइंड मेकअप करके जाना है कि आपको अपना काम क्या है,
क्या वर्क परमिट में मेंशन किया गया है, इतना आपको पता होना चाहिए। तो चलिए, इस वीडियो से आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। मुझे कमेंट्स करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।